स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में प्राचीन काल से कर्ज के लिए साहूकारी प्रथा प्रचलित थी। अभी भी गांव कस्बों में साहूकार से कर्ज का लेन देन होता है, लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इसमें तेजी से कमी आई। पर क्या स्थितियां बदली? राष्ट्रीय बैंकों के साथ उदारीकरण का दौर आया, और जब दौर आया तो निजी व्यावसायिक घरानों के बैंक भी सामने आने लगे। जाहिर है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच जब कंपटीशन होता है तो कस्टमर्स को यानी ग्राहकों को ये उम्मीद रहती है कि सर्विस और बेटर होगी। भाई हम ये दे रहे हैं, हम ये भी देंगे, तो ग्राहक को लगता है कि कुछ और बेहतर होने वाला है। लेकिन इस कंपटीशन ने ये जो ऋण वसूली होती है उसके लिए बैंकों को एक हथियार थमाया। उस हथियार को रिकवरी एजेंट्स कहते हैं। रिकवरी एजेंट्स कई बार रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर ग्राहकों को प्रताड़ित करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो आपने फिल्मों में देखा है ना, कि कुछ लोग पहुंचे, घर का सामान तोड़ तोड़ कर निकाल कर बाहर फेंका, परेशान किया, धमकियां दी, टीवी उठा ले गए, कार उठा ले गए। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, ये असलियत में भी होता है। रिकवरी एजेंट्स की प्रताड़ना से परेशान होकर ग्राहकों के सुसाइड तक के मामले सामने आए हैं, और जब सुसाइड का मामला आता है तब खबरें बनती हैं, एकाएक उस पर चर्चाएं होती हैं। जयपुर के सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री चलाने वाले उद्योगपति हैं अरविंद अग्रवाल। कुछ ऐसा ही घटनाक्रम उनके साथ हो रहा है। उनके स्टाफ, बेटे और बेटी के सामने आदित्य बिड़ला फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट्स ने उन्हें प्रताड़ित किया। अब रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, पर वो सरकारी ढर्रे होते हैं साहब जांच के भी कई केसेस में। उस पर भी चर्चा करेंगे, और साथ ही चर्चा करेंगे रिकवरी एजेंट्स का ऋण वसूली के लिए दायरा क्या है, ग्राहकों के लिए ऐसे मामलों में अधिकार क्या क्या है, और कैसे रिकवरी एजेंट्स के उत्पीड़न का विरोध किया जा सकता है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरविंद अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, उद्योगपति हैं, ज्वेलर हैं, और आज जिस वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके सेंटर में है जो उनके साथ हुआ है, वो आपको भी सुनना चाहिए। कम से कम जागरूकता के लिए तो सुनना ही चाहिए, और सावधान रहने के लिए भी। लोकेश मिश्रा जी बैंकिंग के विशेषज्ञ हैं, और सीए हैं कुलदीप गुप्ता जी वित्तीय विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत अरविंद जी आपसे कर रहा हूं। क्या हुआ, किस तरह से हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या रहा? ये करीब परसों की बात है। 12 बजे से करीब 2 स्कॉर्पियो में 8-10 जने बिल्कुल अगलिएस्ट लुकिंग पीपल केम टू द फैक्ट्री। वो गेट पे आए, और अगलिएस्ट नहीं बोले हम, ये बोले गुंडा टाइप, ये चल जाएगा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल जो बिल्कुल गुंडा और असामाजिक तत्व जिसे कह सकते हैं, वो फैक्ट्री में आए और जबरन घुसने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनको हम ऑलरेडी 4-5 दिन से प्रॉपर्ली जवाब दे रहे थे कि ये कारण है, ये ऐसा इट विल बी टेकन केयर ऐसे। लेकिन उस दिन हमारी बाहर के कस्टमर से मीटिंग थी, तो मेरा सीईओ ने बोला कि आज मीटिंग है, आज नहीं मिल पाएंगे, आप बाद में आइएगा, कल आइएगा, कल देखते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको कभी नोटिसेस मिले थे जिसका आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू जवाब भी दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रॉपरली फोन उठाए गए। मेरा सीईओ अटेंड करता था। इनफैक्ट वो 10 दिन से 2-2 गाड़ियां भर के आ रही थी। उनको 2-2, 3-3 घंटे मेरी फैक्ट्री में आके बैठ रहे थे। लेकिन उस दिन अच्छा, एक तरफ कम्युनिकेशन चल रही है और एक तरफ ऐसे दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ दबाव बन रहा है। उस दिन क्योंकि बाहर के कस्टमर के साथ मीटिंग थी, तो मेरा सीईओ और मेरा बेटा उनसे मिल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने रिफ्यूज किया मिलने के लिए। तो वो उन्होंने गाड़ी वहीं लगा ली, बाहर ही खड़े रहे, और पूरे दिन उत्पात की कंडीशन, जो आ रहा जा रहा था उनको बदतमीजी से बोलना, हमारे बारे में बदतमीजी से बोलना, ये सब चलता रहा। फिर 5:30 बजे मेरी... अच्छा, ये 8-10 लोग जो आप बता रहे हैं, इनके पास उस कंपनी का कोई कार्ड वगैरह, ये मतलब उनकी आइडेंटिटी कैसे कि ये उन्हीं के एम्प्लॉइज हैं या उनके एजेंट्स हैं? वो तो 8-10 दिन से आ ही रहे थे वो, और अपने आप को इंट्रोड्यूस ही इस तरह से कर रहे हैं, प्रेजेंस किया था। और मेरे ख्याल से मेरा सीईओ उनके आईडी चेक भी करता है, क्योंकि गार्ड भी तो होंगे। कार्ड तो नहीं थे उनके पास। गार्ड हमारे थे, गार्ड हमारे। तो उनके रहते हुए वो घुसने की कोशिशें करते हैं, उनके रहते हुए झूमा झटकी होती है। गार्ड को तो आजकल कुछ समझते नहीं है। गार्ड को तो वो बहुत बड़े ऊंचे 6-6, 6.5 फीट के आदमी थे। फिर क्या हुआ? 5:30 बजे से मेरी डॉटर बाहर निकल रही थी, तो उन्होंने उसको बहुत गंदी निगाहों से देखा। शी गॉट वेरी स्केर्ड एंड घूरा। हाँ, उसने घूरा। फबत्तियां भी कसी?
मतलब कमेंट्स भी पास किए? वो मेरी पूरी बात नहीं हुई, वो अभी तक वो डरी सहमी हुई है, और 2 दिन से वो फैक्ट्री नहीं आई उसके बाद में। तो वो निकल रही थी, उसकी गाड़ी को उन्होंने ठोकने की कोशिश की, लेकिन समहाउ शी लेफ्ट इन हरी। और रात को जब मैं पूना था उस दिन, मैं जब रात को पहुंचा तो मेरे को ही उसने बताया कि पापा मेरे साथ ये हुआ। ये तो एक बात है। फिर 6 बजे मेरा बेटा जब निकलने की कोशिश फैक्ट्री से कर रहा था, तो उन्होंने उसके साथ में स्टार्ट होते ही गाली गलौज से बात करी कि तुम लोग ईएमआई नहीं देते हो, आज हम तो ईएमआई लेके ही जाएंगे। अच्छा। और आज अब गाड़ी हम यहाँ खड़े हैं। उन्होंने अपनी एक गाड़ी चौराहे के लेफ्ट में लगा दी, एक गाड़ी चौराहे के दूसरे चौराहे पे लेफ्ट में राइट में लगा दी, और बीच में एक से स्कॉर्पियो हमारी फैक्ट्री के गेट के सामने लगा दी, और सामने खड़े हो गए। मेरे बेटे को गालियां वगैरह बकी। मैंने कहा कि देखो आप ये अकाउंट्स में बात कर लो, आप रोज आए रहे हो, आपको प्रॉपर जवाब दिया जा रहा है, अभी मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, मुझे अभी जाने दो। बोला तो उन्होंने जैसे ऐसी गंदी गालियां दी, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता यहाँ पे। बोला कि ये भाड़ में गया डॉक्टर, और दिस और दैट, और बोला आज ये आप लोग बंधक हो पूरी फैक्ट्री, और कोई यहाँ से नहीं निकल सकता जब तक कि ये ईएमआई चुकेगी नहीं। अच्छा। और वरना हमारे सीनियर्स आपने पुलिस को कॉल किया था तुरंत? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ पूरी बात। हमने तो जब पुलिस की बात पे आते हैं तो हमने जैसे बेटे ने कहा देखो ये गुंडागर्दी है, ये एक तरीका नहीं है, और ऐसी कोई ईएमआई कोई बहुत लंबी ये नहीं है, कोई साल भर से पेमेंट नहीं हुआ है, या सिर्फ 28 दिन की एक ओवर ड्यू ईएमआई चल रही है, विच विल बी गेट पेड। लेकिन उन्होंने अकाउंटेंट से बात करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला हम तो यहाँ पे आप होस्टेज हो आज, जैसे अच्छा। फिल्मों में दिखाते हैं, जो आपने बोला कि फिल्मों वाकई में हमारा फिल्मी सीन बना दिया था। सबके सीसीटीवी फुटेजेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, पूरा फुटेज है, पूरा फुटेज ऑडियो के साथ। ऑडियो के साथ है नहीं, लेकिन होगा, पक्का हो। ठीक है अरविंद भाई, मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर समझना चाहता हूँ। लोकेश मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लोकेश मिश्रा जी, मैं समझना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें लीगल कैसे हो सकती है? तो सुन के ही समझ में आ जाता है ना कि इलीगल है। मतलब अगर जिसको नॉलेज नहीं है, नहीं पता उसे सुप्रीम कोर्ट में गए केसेस के बारे में, नहीं पता उसे पास्ट के केसेस के बारे में, वो भी समझता है कि भाई ये तो जो भी है वो इलीगल है, इसको लीगल की श्रेणी में तो रखा ही नहीं जा सकता। देखिए, जो भी कुछ घटनाक्रम इन्होंने बताया है वो जाहिराना तौर पर गैरकानूनी है, और सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि बैंक के रिकवरी एजेंट, बैंक की द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, और शालीनता से व्यवहार करने के लिए वो रिमाइंडर दे सकते हैं, वो नोटिस सर्व कर सकते हैं। ना तो वो जबरन आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं बिना आपकी कंसेंट के, ना किसी तरीके की गाली गलौज कर सकते हैं, ना कोई फोर्सिबल एक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस है। और बात करने के लिए भी दे हैव लिमिटेड आवर्स, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। आरबीआई की क्लियर गाइडलाइंस है कि 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दे कैन मेक कॉल्स, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो, बियॉन्ड दैट नो। नहीं, लोकेश भाई 2 सेकंड अरविंद जी, बहुत शॉर्ट में मुझे बताइए, सुबह 7 से शाम के 7 से इतर भी ये अवेलेबल थे, इसी तरह से चीजें चली हैं? ये उसी के बीच का काम है, तो उसी बीच। अच्छा, उन्होंने टाइम वायलेट नहीं। लेकिन एक बार कभी घर पे वो सुबह 6:30 बजे भी आए हुए हैं। ठीक है। हाँ लोकेश जी, आप जारी रखें। हाँ, तो दूसरी बात, महिला, बुजुर्ग और बच्चों के साथ तो किसी भी हालत में कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, और दुर्व्यवहार तो किसी बोरोवर के साथ भी नहीं किया जा सकता। रिकवरी के अपने लॉ हैं, कानून है। बैंक अगर ऋण देते हैं, कोई वित्तीय संस्थाएं अगर ऋण देती हैं, तो जिस तरह से ऋण देते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका, टर्म्स एंड कंडीशंस। ईएमआई अगर ओवरड्यू है, अगर अकाउंट एनपीए है, आप नोटिस दीजिए एजेंट के थ्रू, रिमाइंडर भेजने के लिए, वो भी शालीनता से बात करके। वो कहीं किसी के खिलाफ फप्ती नहीं कर सकते, आपको आसपास अड़ोस पड़ोस में, फ्रेंड सर्किल में कॉल करके या जोर से बोल के डिफेम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा भी करते हैं तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये रिकवरी एजेंट्स का कंसेप्ट इनफैक्ट, तो कानून कैसे बैंक्स को या इन एजेंट्स को रेस्पॉन्सिबल ठहराता है? मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि पहले रिकवरी एजेंट्स का कोई भूमिका होती नहीं थी, क्योंकि रिकवरी एजेंट इज थर्ड पार्टी। अब बैंकों के अंदर कामकाज बढ़ने के बाद, जब एम्प्लॉइज का इतना शॉर्टेज है कि वो खुद रिमाइंडर देने, जाने, मिलने का टाइम नहीं होता है, तो रिकवरी एजेंट्स आर अपॉइंटेड। बट प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है। मैं व्यवहारिक तौर पर आपको बताऊं, अगर
तो एजेंट किसी एजेंसी को अपॉइंट किया, अगर अब एजेंसी किसको अपॉइंट कर रही है, ये जो लोग ये बता रहे हैं मसल पावर वाले अगर आए हैं, तो आई डाउट दैट दे मस्ट बी हैविंग दैट बैंक्स वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। नहीं लगभग नहीं के बराबर, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ अरविंद जी की बातचीत से कि कार्ड्स तो नहीं दिखे हैं। हाँ, बैंक रेगुलेटेड जो रिकवरी एजेंट्स अपॉइंट करते हैं उनके बकायदा ट्रेनिंग होती है, वो ये मसल पावर वाले नहीं होते हैं अपॉइंट। तो पहली बात तो मुझे शक है इस बात पर कि उनके आईडी होंगे या देखे गए होंगे। करेक्ट। बैंक का खुद का आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास। तब आपने तो आपने उनसे बोला था कार्ड दिखाइए अपना? मैं सीईओ ने पक्का बोला होगा क्योंकि हमारे सिस्टम है, क्योंकि बोला होगा, अलग इशू। हाँ ठीक है लोकेश भाई, एक चीज मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, लेकिन क्लियरली उनको लोन नंबर पता था। हाँ। वो पक्का वो बैंक की तरफ से थे, वो बार बार बोल रहे थे हम आदित्य बिरला की तरफ से हैं। हाँ। और हमें उन्होंने इतना भी बोला है। नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको बता दूं, लोन नंबर वगैरह सही होगा, बैंक की तरफ से होंगे, बट वो ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है रिकवरी के। हाँ, मैं ये कह रहा हूं। तो ये तो बड़ा गड़बड़ जाला है ना लोकेश भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ जाला है। अब देखिए जितना कानून अभी तक आपने मेरे को बताया उसके हिसाब से एक बात तो मैं समझ रहा हूं कि बैंक राइट्स वायलेट कर रहा है। अब ये सिनेरियो अगर अमेरिका में बनता है और कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, बैंक की चूल्हे हिल जाती हैं, इतना ज्यादा पैसा बैंक को देना पड़ता है हर्जाने के तौर पर। बिल्कुल। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि बैंक को अकाउंटेबल ठहरा भी दिया जाए तो क्या होगा, मतलब क्या सिनेरियोस बनते हैं? नहीं, मैं 2-3 बातें हैं साहब इसके अंदर। पहली बात तो ये बैंक को भी डायरेक्ट शिकायत करें, नंबर 1। बढ़िया। नंबर 2, बैंकिंग लोकपाल एक अथॉरिटी है, ओके, बैंकिंग ओम्बड्समैन, उसके पास जा सकते हैं। तीसरी बात, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं हरेसमेंट और डैमेजेस के लिए, और राइट्स वायलेशन के लिए। हाँ, यस, हरेसमेंट के लिए जो मेंटल एगोनी है उसके कंपेंसेशन के लिए भी जा सकते हैं कि भाई एक्चुअली बोरोवर इज नॉट क्रिमिनल, borrower is not criminal, yes, he has taken on loan on the written terms and conditions, ठीक है। if there is some deviation from that, so there are ways and means for that। आपको मैं निवेदन करूं कि बैंक्स को कोऑपरेट करना चाहिए ऐसी स्थिति में। अगर कोई सडन कोई किसी तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो लोन कैन बी रिस्ट्रक्चर्ड आल्सो, उनकी ईएमआई को रिस्ट्रक्चर किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है। अगर बोरोवर, बट व्हाट इफ बैंक डिनाइज? व्हाट इफ बैंक डिनाइज? स्ट्रेट अवे बैंक के पास जाऊंगा तो वो तो सीधे बोल देंगे नहीं साहब ऐसा हुआ ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप तो रेटिंग में देंगे ना साहब। हाँ, ऐसी स्थिति में बोरोवर को राइटिंग में देना चाहिए। तो वो रिसीविंग देंगे, वो रिसीविंग देंगे, जैसे एफआईआर की रिसीविंग दी जाती है वो रिसीविंग में देंगे। अरे आप साहब रजिस्टर्ड पोस्ट से डाक भेजेंगे, मेल भेजेंगे तो एविडेंस है ना। ठीक है, ठीक। आप अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आई से कम्युनिकेशन भेजेंगे, वो एविडेंस बनेगा। वो एविडेंस बन के आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाएंगे, बैंक को फाइन लगेगा। बैंक को एफआईआर तो क्रिमिनल एक्शन अलग है, और एफआईआर में भी वो लोग जो कहीं अगर इनके पास सीसीटीवी फुटेज में वो लोग आए हैं अगर, तो पर्सनली दे विल बी एक्यूज्ड, उनके खिलाफ चार्ज पेश होगा, ट्रायल होगा। ठीक है लोकेश भाई, मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप भाई के पास मैं शुरुआत से अब तक नहीं जा पाया हूं। कुलदीप भाई, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि इस तरह के एम्प्लॉयज किस तरह से लिस्टेड होते होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन की तो मेरा एक पीपीएफ, माफ़ कीजिएगा सॉरी, मेरा पीएफ कटता है और वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाता है, तो मुझे एक एम्प्लॉय के तौर पर शो किया जाता है। इन्हें कैसे शो किया जाता होगा, या इनकी एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकती है, या किस तरह से इनको एक आवरण दिया जाता होगा? क्या 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 सिस्टम है? क्योंकि ऑडिट तो सबकी होती है। अगर सैलरी किसी को गई है, 5 रुपए भी गई है, तो वो भी ऑडिट में आएगी। अभी जो अरविंद अग्रवाल जी की जो आप बीती सुनी, उससे कुछ चीजें जो अगर मैं पॉइंट आउट करूं, Sure. कि एक तो 10-12 लोग आए, है ना, ये अपने आप में एक वो चीज है। दूसरा ये था कि पूरे दिन भर वो रहे, राइट, और लगभग इनकी जो बताया इन्होंने कि लगभग 8-10 दिनों से वो लगातार वो चल रहा था। चौथी चीज इन्होंने बताया कि शायद ओवरड्यू, लगभग 28 दिन की इन्होंने बात करी, 28 दिन से ओवरड्यू। अब इसमें कुछ रेलेवेंसी चीज ऐसी है कि जैसे जो हम बात करते हैं कि जो भी मिश्रा सर ने भी अपनी बातों में बताया, वो जो आरबीआई का जो डायरेक्शन है जो कि 12 अगस्त 2022 का था, उसका उन्होंने हवाला देते हुए पूरी चीजें बताई। तो उसमें क्लियर कट है कि जैसे कि बताया कि बैंकिंग
या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए वो एक एजेंसी का यूज कर सकते हैं जो कि आपका कम्युनिकेशन विद द बोरोवर और वो चीजें करती है, और शायद ये ही पर्पस होता होगा प्राइमा फेसी। थर्ड पार्टी, हाँ, ये मैं इसमें आ रहा हूँ, तो वो थर्ड पार्टी ही होती होगी, क्योंकि शायद हो सकता था कि बैंकिंग का या किसी इंस्टीट्यूशन का ये हो कि एक मैं फिक्स एम्प्लॉय रखूँ इसकी बजाय कि मैं एजेंसी करूँ जो कि इफेक्टिवली काम करे, नहीं करे कुछ ऐसा हो तो मैं कर लूँ, माइट भी ये उनका रहा होगा। लेकिन किसी भी तौर पे इस तरीके से किसी जगह पे 10 दिन जाना, 2 सेकंड में अगर थोड़ी सी 28 दिन क्लैरिटी का ओवरड्यू मैं है। चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा क्लियर करें। जैसे बाउंसर्स एक पोस्ट है, बाउंसर्स एक डेजिग्नेशन है बिल्कुल बार्स में, है ना, या अन्य जगहों पर, ठीक है। ये कोई ऑथराइज्ड पोस्ट अगर होती भी हैं तो उसकी गाइडलाइंस तय है, उसकी एसओपी तय है, उससे इतर काम करने वाले भी तो पेमेंट के दायरे में आ रहे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। जैसा मिश्रा सर ने कहा, मैं कंटिन्यू करते हुए बताऊंगा, मैं कुछ बुलेट पॉइंट में मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्शन है जो 12 अगस्त 2022 का था, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी अगर रिकवरी के लिए बंदा आता है, वो रिकवरी एजेंट नाम दे दो, बट वो ऑथराइज पर्सन होता है उसके लिए, राइट। पहली बात तो ये रिकवरी का मतलब ये नहीं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करते हुए आप करो, कम्युनिकेशन करो, बोरोवर की बात सुनो, समय परिवर्तनशील होता है। स्टेप्स क्या होते हैं? कुछ भी उसमें कारण हो सकता है। स्टेप्स क्या होते हैं किसकी? इस बात के कि जैसे मान लीजिए कि वो रिकवरी के लिए आया, तो उसके भी तो स्टेप्स होंगे ना कि भाई पहले स्टेप पे आपको ये करना है, सेकंड स्टेप पे ये करना है। पहले तो डेफिनेटली जो ऑफिशियली जो बैंक के ऑफिसर्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आएगा सबसे पहले तो। और जैसे उन्होंने बताया कि 28 दिन का नॉर्मली, अगर बैंकिंग के एनपीए नॉर्म्स की भी अगर मैं बात करूं, आरबीआई मास्टर सर्कुलर की बात करूं तो 90 डेज का हुआ है, फिर भी ठीक है, बैंकों के ऊपर प्रेशर भी है रिकवरी को लेते हुए, वो क्लाइंट को या बोरोवर को वो परसुएशन भी करते हैं कि सर रिकवरी के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप कर रहे हो तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं हडल हो जाए, तो इसलिए हो सकता है कि एक वो चीज। लेकिन इस लेवल पे कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसी थी जो कि अवांछनीय प्रतिक्रिया रही होगी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या उन एजेंट के थ्रू, पहली बात। दूसरी बात, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आप सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच में रह सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं मोबाइल पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी तरीके से आप उनको हरासमेंट वाली बातें और एनोनिमस कॉल नहीं आप कर सकते, किसी भी थर्ड पर्सन को उनके सामने या उनके उस तरीके से आप उनके चर्चा, उनके जैसे जो आपने बोला कमेंट बाजी या फक्तियां, वो चीज नहीं कर सकते। और चूंकि ये चीजें अगर बनी है पॉलिसी के आप ऐसे एजेंट हो सकते हैं, तो उसी की उन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया आरबीआई ने, जो कि उनके पॉलिसी में डाला हुआ है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई शिकायत का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप हमें एड्रेस करिए, आप हमें कम्युनिकेट करिए। उसके ऊपर फिर उनको रेगुलेटरी एक्शन भी होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बहुत बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बोली है कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर डन बाय द रिकवरी एजेंट। अच्छा, यस, बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट एंश्योर कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस। अब इसमें दो बातें हैं, क्या बैंक ने 10 आदमियों को अपॉइंट किया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये ठीक है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो एक सेपरेट बात है। एक एजेंसी के एग्जिस्टेंस से तो मना नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती है। मतलब बैंकिंग का सबका अपना अपना पैटर्न होता है कि वो, क्योंकि नहीं लगता कि कोई बैंकिंग का एम्प्लॉई 10 एम्प्लॉई जाके और उस तरीके से, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सब गाड़ी आई और चीजें करी, कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो चीज रहे, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। ये नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि 3-4 लोग जा रहे हैं, उनको लगे कि कॉलोनी हमारे लोग हाथों में लाठी डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान रोडवेज चालक रत्तीराम यादव ने टहला थाने में मामला दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। समाचार प्लस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बालोतरा से खबर है, जहां कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कुएं पर जाली लगाते समय फिसलने के कारण यह हादसा हुआ। सूचना पर होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डेरिया गांव का यह मामला है।
जालौर के जुंजानी गांव में विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। रोशन बानू का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है, तो वहीं मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया, साथ ही जांच शुरू की। पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के 5 साल तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पति शाबिर और सास दहेज के लिए रोशन को प्रताड़ित कर रहे थे। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। खबर जालौर से है, जहां भीनमाल पुलिस ने ऑपरेशन संपूलिया के तहत कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम ने गोलिया निवासी आरोपी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 25 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तभी खुलती हैं जवाबदारों की आंखें। सवाल उठते हैं तभी हरकत में आता है सिस्टम। अनमने सिस्टम को चुस्त बनाने के लिए जरूरी है सवाल। आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है सवाल। सवाल ही बदलते हैं सिस्टम का हाल, इसीलिए जरूरी है प्रश्नकाल। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। शेयर बाजार का कैसा रहेगा मिजाज? मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है? कौन से स्टॉक्स रहेंगे फायदे में आज? मार्केट में लगातार तेजी है। दुनिया भर की खबर जिसका पड़ेगा आपकी जेब पर असर। क्या खरीदे और क्या बेचे, निवेश को लेकर रहे अपडेट। जो बिगनर्स है उन्हें क्या फैसला लेना चाहिए, शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। 2035 तक इंडिया बहुत तेजी से पीछे ना पड़ जाए, इसलिए 4-5 अपने भाई लोगों को भी ले गए कि कुछ नहीं तो सिगरेट दारू करा देंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सर इसीलिए तो सबसे पहला जो क्लोज था कि फॉर्मली ऑथोराइज होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑथोराइज है तो उसका फॉर्मली अपना कम्युनिकेशन देगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऐसे कदकाठी वाले आएंगे तो मुझे लगता है कि 10 में से 2 लोग ही शायद वो हिम्मत जुटा पाएंगे कि बोलेंगे कार्ड दिखाओ और तुम नहीं तो निकलो यहां से। ये भी एक फैक्ट है। अरविंद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए जब आप पुलिस के पास गए तो तमाम तरह के केसेस बन सकते हैं, तमाम तरह के सिनेरियोस बन सकते हैं, है ना, और कई तरह की धाराएं लग सकती हैं। ये तो इतना तो स्पेसिफिक है फीमेल साइड से भी, चूंकि आपकी डॉटर के साथ मिसबिहेव किया गया है, और मैं उसे मेंटल टॉर्चर भी कहूंगा। और वो अगर वो दिन से गई नहीं है क्योंकि शी इज जस्ट 22 ईयर ओल्ड गर्ल केम आउट फ्रॉम। पुलिस आपका केस समझ भी पाई? क्या पुलिस आपका केस समझ भी पाई है? पुलिस को सारा अवगत करा दिया गया है। उनको एफआईआर कर दी थी हमने कल की कल में ही। आप देखिए कितना इनका सिस्टम काम कर रहा है, क्रिमिनल सिस्टम जिसे मैं कहूंगा कि ऑलरेडी उनके दोस्त तो शायद उनमें वही बंदे जो आए थे, गुंडे में कहूंगा, गुंडे आए थे, वो पुलिस में बैठे हुए थे थाने में। अच्छा। और उनका वकील वहां बैठा हुआ था
क्योंकि मैंने उनके बड़े जो ऑफिशियल्स थे उनको इतला किया था कि ये हमारे साथ ये गुंडागर्दी हुई है और ये जो घटना जो कोई क्रिमिनल के साथ भी नहीं करता वो उन लोगों ने हमारे साथ किया है। पुलिस ने तो ठीक बिहेव किया कि नहीं? पुलिस ने ठीक बिहेव किया, पुलिस ने बिल्कुल ठीक। जिस वक्त आपकी एफआईआर ली जा रही थी उस सेकंड पार्टी को वहां से अलग हटाया गया कि नहीं हटाया गया? वो अलग ही कमरे में थे, वो तो हमने देख लिया कि वो वहां पे आया हुआ है, वो वहां पे। अच्छा, आपके हिसाब से हो सकता है वो सेटिंग की कोशिश में या पहले से तैयारी की कोशिश में आए हो। ठीक है, होता क्या है, हर तरह के सिनेरियो के लिए अगर इस तरह के लोग तैयार हैं तो हमें भी हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए, इसीलिए इस तरह की चर्चा हमने बुलाई है। लोकेश मिश्रा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। लोकेश जी देखिए, बहुत घिसी पिटी बात है, बहुत आम समझ में, आज आप ये घटना को ट्विटर पर डाल दीजिए और दोनों तरफ की बातें आ जाएंगी, कुछ इनको गलत ठहरा देंगे, कुछ उनको गलत ठहरा देंगे, बीच में एक रैंडम कमेंट आ जाएगा, ये बैंक वालों का अच्छा है साहब, माल्या को पैसे देंगे और फिर देश से भग जाने देंगे, उसके यहाँ रिकवरी के लिए नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक साधारण कारोबारी अगर कुछ करेगा तो उसका आप जीना हराम कर देंगे। और एक ईएमआई सिर्फ, वो भी अगर चलो हम माने कि पूरा लोन को डिफॉल्ट हो गया, हमने कोई 10 महीने की ईएमआई नहीं दी, हमने अपनी, और इस सिक्योर लोन इज अगेंस्ट द 4 करोड़ लोन, वी हैव द प्रॉपर्टी, वी कैन सोल्ड लाइक ओवरनाइट बाय इन 8 करोड़, सो इट्स लाइक कंप्लीटली सिक्योर्ड लोन। इट्स नॉट लाइक कि मैं कहीं जा रहा हूं, मेरे 400 एम्प्लॉय फैक्ट्री में बैठे हैं। और पर मेरा दिल नहीं मानता लोकेश भाई, मेरा दिल ये बात नहीं मानता कि बैंकों पर ये कोई मंथ एंड नहीं है और ये कोई ईयर एंड नहीं है, ये ऐसा कि मतलब जून में आकर ऐसे मरे पड़े हैं, इसका कोई सेंस मुझे समझ में नहीं आता। ये एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूं आपको कि ये सारा जो कृत्य जिस तरीके से घटनाक्रम बताया गया है, अगर इसी तरीके से हुआ है, ये निश्चित तौर पर आपराधिक कृत्य है। न सिर्फ इस एफआईआर, अब एफआईआर के कंटेंट्स तो अग्रवाल जी ने क्या दर्ज कराए हैं मुझे नहीं पता। हाँ। कौन सी धाराएं जो हुआ है वही दर्ज कराया है मैंने जो धाराएं तो बहुत सारी जुड़ सकती हैं, कौन सी बाई चांस आई एम ए रिटायर्ड बैंकर एज वेल एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन राजस्थान हाई कोर्ट, तो मैं बैंकर होने के नाते बैंकिंग के बारे में जानता हूं, साथ ही साथ कानून का चूंकि प्रैक्टिशनर हूं इसलिए जानता हूं। बिल्कुल, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये स्थिति है तो बैंक के पास रिकवरी के तरीके हैं, उनको नोटिस देना पड़ेगा। आप उसको 13/2 का नोटिस दे दीजिए सरफेसी एक्ट के अंदर, 13/3 में रिप्लाई देंगे, 13/4 का वो आएगा, उसके बाद वो पोजीशन लेंगे, ऑक्शन होगा, 25 तरीके की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन मसल पावर से किसी तरीके की रिकवरी हिंदुस्तान के बैंकिंग के इसके अंदर कानूनी रूप से, लेकिन आपकी कानूनी जानकारी में मैं ये पूछना चाहूं, क्योंकि पूर्व में ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं दबाव में, और आते रहते हैं ये समय समय पर केसेस, उसमें मैक्सिमम क्या सजा होती होगी? नहीं, ऐसे में तो अगर हत्या के उकसावे के लिए स्थिति है तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मैटर है। अच्छा, और इस तरीके के अगर एपिसोड हो जाते हैं, बिशप मैं आपको बीच में अगर इस तरीके के एपिसोड हो जाते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मैटर है ये। ठीक है, अरविंद जी को जोड़ रहे हैं, जोड़ लीजिए, फिर मैं एक सवाल कुलदीप जी से लूंगा। हाँ अरविंद। देखिए बिशप, मैं तो देखो सक्षम हूँ, मैं तो इस मामले को अपने आप में सहन भी कर लेता। अगर ये मेरी बेटी पे या सन पे नहीं आता तो मैं हो सकता कभी आता ही नहीं इस तरह की बजाय एफआईआर में या पब्लिकली। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक के जो कर्तव्य है, क्योंकि जो बहुत छोटे लोग होंगे, जो छोटी ईएमआई इनकी वापस हो जाती होंगी, और अगर उसको ये इस तरह से हैरेसमेंट करते होंगे तो पक्की बात है, मैं लिख के दे देता हूं कि बहुत सारे आत्महत्याएं हुई हैं और उन आत्महत्याओं का कोई जिक्र कहीं भी नहीं है। नहीं अरविंद भाई, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। होता क्या है कि अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और पब्लिक के सामने जाएंगे तो वो आम और खास में फ़र्क करते हैं। आम डरा हुआ हो और खास डरा हुआ हो, वो डर कॉमन होता है, राइट, और आपका डरना लॉजिकल है अनटिल एंड अनलेस इट्स 100% ट्रूथ। तब तक आपकी सारी बात लॉजिकल है। उन्होंने हमारे गाड़ियों का पीछा भी किया है, उनको पता था हमारा रूट क्या है पूरा, तो आप बताइए क्या। ठीक है कुलदीप गुप्ता जी, लास्टली मैं आपसे ये भी सजेशन पूछना चाहता हूं, जैसा कि लोकेश जी ने भी बताया, इनके पास ऑप्शंस हैं, और मुझे नहीं पता इन्होंने कितने ऑप्शंस को अभी एग्जॉस्ट किया है। जैसे कंज्यूमर कोर्ट वो जा सकते हैं, ये ऑप्शन अभी डिबेट में पता चला, और क्या कुछ है? नहीं, डेफिनेटली जैसे मिश्रा सर ने बताया, मैं उसी में एड ऑन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये
अभी तक जो बातचीत हुई उससे ये पता नहीं चला कि वो जो लोग आए थे क्या वो बैंक उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि क्या वो उनके रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली ऑफिशियल से बात हुई तो बोला डेफिनेटली फर्स्ट जो आपके पास एविडेंसेस है सबसे पहले तो आप वो उनको सबमिट करिए, दिखाइए आपने, है ना, वो उनको सबमिट करिए और पैरेलली आप अपने जो आरबीआई का जो लोकपाल है आप उसमें भी करिए, कंज्यूमर कोर्ट में एफआईआर आपने ऑलरेडी करवा रखी है, ठीक है। साथ ही साथ जो अच्छा इसमें मैं एक और डायरेक्शन जो आरबीआई का था मैं उसमें बताना चाहूंगा कि जो मैंने अभी अगस्त 2022 का जो मैंने बताया वो वाला जो गाइडलाइन था वो माइक्रो फाइनेंस लोन वाली जो एजेंसीज होती है उन पे कवर नहीं होता है कि ये जो रिकवरी का और ये, लेकिन उसमें एक और है जो मार्च 2022 का है, उसमें वो जो कि पर्टिकुलरली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2022, इसमें भी लेकिन दिया हुआ है पूरा डिटेल वो का वही, अगर पर उसकी गाइडलाइन अगर देखेंगे उसमें भी इसी तरीके की बातें की गई है कि आपके जो भी आपके फेयर प्रैक्टिस आप करेंगे, आपके जो स्टाफ उनको ट्रेनिंग आप देंगे, कानून सिनेरियो बदल जाएगा तो बायस थोड़ी ना हो जाएगा। यस तो मोर और लेस चीजें वो की वही है, थ्योरी वो की वही है कि कहीं पे भी अच्छा एक चीज रिकवरी नहीं भी होती है, अगर मान लो ओवरड्यू भी चल रहा है, आपने शॉर्ट टर्म किसी के अगर बिजनेस क्रंचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इनके बिजनेस साइज है कि 300-400 लोग इनके काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हो सकता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में भी चला, इंडिया में भी अभी वॉर का सिचुएशन था, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, माइट भी ट्रम्प का टैरिफ की वजह से पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में अभी अनसर्टेनिटी का बना हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैटर ये करता है क्या वो जो इनका जो भी कम्युनिकेशन था क्या वो सुना गया, पहली बात अगर सुना गया तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। और उसके बाद में भी चलो कुछ भी हो जाए, कितना भी ओवरड्यू हो जाए, सरफेस ही एक तो वहां पे था ही वहां पे। लेकिन मैं कह रहा हूँ एज अ नेशन अगर कंट्री वॉर पे भी चली जाएगी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अन्याय पर उतर आएगा। यस दैट सिंपल सी बात है। यस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।